हाय फ्रेंड्स, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी के इस शिक्षक भर्ती स्पेशल मैराथन वीडियो में। इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो अभी देखने वाले हैं 1000 MCQ। जी हाँ, इस 1000 MCQ का जो फर्स्ट पार्ट होगा आपको 300 प्लस फिजिक्स मिलेगा। जी हाँ, जो कि MCQ फॉर्मेट में, और आखिर में आपको MCQ ही देखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है MCQ। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सोर्स क्या है? सोर्स है जो डिफरेंट एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो कहीं कहीं पूछा गया है, SSC से लेके UPSC तक के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है एक डाइन, क्या कह रहा है? एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 10⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दाब की इकाई क्या है? ये BPSC में पूछा गया था 2018 में। इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग पर मीटर। ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन ए। 3 नंबर, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। किसका? ऑप्शन ए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। नेक्स्ट 4 नंबर, थर्म किसका यूनिट है? ये किसका यूनिट है? तो हीट का, यानी उष्मा का, ऑप्शन बी। 5 नंबर, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं मेनली? तो ताप विद्युत उत्मापी का। ठीक है, तापमापी का। और जो मेनली जो रेडिएशंस होता है ना, विकिरण, क्या कहते हैं? विकिरण। ठीक है, विकिरण जिससे रिलीज होता है उसके माध्यम से इसका मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। 6 नंबर, मतलब इसमें आपको दिखेगा SSC CGL, तो जो भी एग्जाम हुआ है ना सबको कम्बिनेशन करके बनाया गया। तो 6 नंबर क्या कह रहा है? एक्स किरणों के वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। क्या है? ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। 7 नंबर, हर्ट्ज से क्या मापने की यूनिट है? तो हम लोग किसको मापते हैं इसके माध्यम से? तो आवृत्ति को, यानी ऑप्शन ए, तरंगों की आवृत्ति। 8 नंबर, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए, अर्ज है, जूल है, कैलोरी है, लेकिन आपने सेंटीग्रेड उष्मा केस में नहीं देखा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर, एक्सरे की खोज किसने किया था? ये किसने किया था? रोंटजन ने किया था। किसने? रोंटजन ने। क्योंकि ये MCQ फॉर्मेट में है, तो आपको भी रिपीट फायर राउंड की तरह MCQ फॉर्मेट में ही देखना है। 10, प्रकाश वर्ष होता है, ये दूरी का इकाई है, किसका? दूरी का। तो 10 नंबर क्या हो जाएगा? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी या चली गई दूरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पारस एक मात्रक है, इसका मात्रक है, तो ये भी दूरी का ही है। और खगोलीय यूनिट यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी क्या है? दूरी का ही इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त दाब मापने या नापने के यंत्र का नाम है, किसमें मेजर किया जाता है? स्पिग्मो नैनोमीटर से, स्पिग्मो मैनोमीटर से, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर का 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग दिया रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 14, शक्ति का मात्रक है, यानी पावर का क्या है? ये हो जाएगा वाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। 16, कार्य का मात्रक है, वर्ग क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। वर्ग होता क्या है? FS cos थीटा। F क्या है? फोर्स, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट या दूरी तय की गई, और cos थीटा जो एंगल बिटवीन जो बनता है। 17, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मेनली लैक्टोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ऑप्शन ए नंबर। 18, प्रकाश वर्ष इकाई है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये BPSC में पूछा गया था, मतलब 65th वाले में। क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया गया, मैच करने क्या रहा है? चलिए देखते हैं। पहला क्या रहा है? उच्च वेग, हाई वेलोसिटी, ये किसमें, इसका किसका होता है? ये हो जाएगा एक वेवलेंथ मेजर किया जाता है, तो वेवलेंथ हो जाएगा
एंगस्ट्रॉन में ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेशर यानी दाब, पी से प्रेशर और पी से पास्कल, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा पास्कल। ऊर्जा यानी जूल, तो 4 का 4 यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल संबंधित क्या होता है, पौ से पास्कल, पौ से क्या था प्रेशर यानी दबाव, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 यानी 22 नंबर आप कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है देखा जाए डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, नहीं, जस्ट आपने ऊपर देखा होगा अभी, ये सही है, मतलब कि हॉर्स पावर बने अश्वशक्ति मतलब सही है, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील कथन कितना दूरी गया, मील मतलब दूरी यानी नौसेना या नौसंचालन में दूरी की गई इकाई, ठीक है, दूरी में प्रयुक्त की गई इकाई का मेजर किया जाता है। मील मतलब दूरी कथन कितना मील गया मतलब कितना दूरी गया, तो ये दूरी से संबंधित है। और नॉट, नॉट कल मील और नॉट होता है, नॉट मतलब स्पीड हो जाएगा और ये दूरी हो जाएगा। और सेल्सियस, सेल्सियस किसका है, तो उसमें क्या है जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 1 पिकोग्राम बराबर है, 1 पिकोग्राम, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 67 या 68 में भी था और 97 में भी पूछा था, यानी 42 में भी। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 12 माइनस में 10 टू द माइनस 12 हो जाएगा। 24 पास्कल इकाई है, तो पौ से पास्कल और पौ से प्रेशर। 25 वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या हो जाएगा बार, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर होता है, मतलब 158.98 समथिंग होता है, तो लगभग 159 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है तो क्या हो जाएगा फर्मीमीटर, चूंकि इसमें शब्द दिया हुआ कौन सा फर्मीमीटर। नेक्स्ट 28 नंबर पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सोलर रेडिएशन के लिए। जी हाँ, जनरली 800 डिग्री सी से ऊंचा जो टेम्परेचर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 29 मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, क्या हो जाएगा गैस का दबाव, ऑप्शन बी। ये 30 नंबर है, मैच द फॉलोइंग कर रहा है, तो कह रहा है अमीटर, ये नहीं धारा हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। उसमें कह रहा है हाइग्रो यानी प्रेशर, क्या हो जाएगा नहीं, ये सापेक्ष आ जाएगा, इसका सापेक्ष ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। ये हो जाएगा तुला स्प्रिंग, तो तुला में भार मेजर किया जाता है, ये हो जाएगा। और बैरोमीटर मतलब दाब, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। 30 निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है, निम्न तापमान किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन ए। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो मापा जाता है जल की बहाव यानी मिली, ये बहाव को मतलब देखा जाता है। नेक्स्ट 33 डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस केस में किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापन में, ऑप्शन सी। 34 महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है सोनार का, क्या है सोनार। 35 ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, यानी किसका ध्वनि की क्या हो जाएगा ऑडियोमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये पूछा नहीं गया, ठीक है। क्या कह रहा है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है ये उच्च ताप मेनली 800 डिग्री सी से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करने में ये पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और मेनली जो रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन, ठीक है, उस पर उसके बेसिस पे इसका मेजरमेंट होता है। 37 एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, एनीमोमीटर, तो किसका किया जाता है मेनली पवन वेग का, ऑप्शन सी। ये भी मैच द फ्लोइंग है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है त्वरण यानी
एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फोर्स यानी इसका हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद कार्य, कार्य क्या होता है जूल, और आवेग क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा डी नंबर, 1 का 4 1 का 4 यानी डी नंबर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जूल कार्य सही है, बल न्यूटन ये भी सही है, किलोग्राम द्रव्यमान ये भी सही है, दाब जो है डाइन ने होके क्या हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर सुमेलित नहीं है। 40, ये भी मैच द फ्लोइंग है, तो इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है वाट, पहले तो नॉट है और नॉट कल मील है, तो आपको मैंने जस्ट ऊपर बताया था मील मतलब कहते हैं कितना मील दूरी गया, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नौ संचालन, ठीक है। क्या इसका 3 हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद नॉट, ये हो जाएगा नॉट मतलब गति, तो समुद्री जहाज की गति, तो 2 हो जाएगा 3। वाट, वाट किसका है शक्ति का यानी पावर का, और कैलोरी तो उष्मा का, तो क्या हो जाएगा 4 का 1, 4 का 1, 4 का डी का ए नंबर, डी का ए, ऑप्शन 3 सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है 41, जूल ये हो जाएगा कार्य का, एम्पियर धारा का, वाट डिफरेंस का नहीं, वाट हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जूल यानी कार्य, एम्पियर मतलब धारा करेंट, वाट मतलब ये हो जाएगा मतलब कि सामर्थ्य, और वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, कैलोरी मतलब उष्मा, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं नंबर अनुसार कौन हो जाएगा, नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नंबर 42, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं कौन सा है, नॉट, तो ये देखे थे हम लोग कि ये दूरी का सॉरी चाल का था, नॉट कन मील, मील मतलब दूरी, तो ये दूरी की कहीं है। उसके बाद एक्सटोन, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस का यानी दूरी का है, ये डी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है ये भी मैच द फ्लोइंग है, तो देखिए सिस्मोग्राफ या बैरोग्राफ, ठीक है, या एनिमोमीटर या हाइड्रो, इसमें से आपको बस एक ध्यान रखना है, कोई एक को पिक कर लेना, मतलब जो आपको 100% कन्फर्म हो। जैसे मान लेते हैं कि ये जो एनिमोग्राफ है ये वायु वेग मिलता है, या सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता ये हो जाएगा। उसके बाद बैरोग्राफ यानी दाब बला, और जो हाइग्रो हो जाएगा ह्यूमिडिटी का यानी आर्द्रता का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सेम टाइप क्वेश्चन है। मैनोमीटर, मैनोमीटर मतलब दाब ये सही है, कार्बोरेटर ये आंतरिक दहन इंजन में होता है प्रयोग, कार्डियोग्राफ यानी हार्ट, और सिस्मोग्राफ ये किसका है, तो भूकंप की तीव्रता, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर गलत। नेक्स्ट और आखिर इस पार्ट का है, इसमें क्या है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या नाम है, यानी पोलियोग्राफ, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। कह रहा है एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, मान लेते हैं ये क्या है खड़ा है, ठीक है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग जानते हैं बढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि एक्सटर्नल फोर्स लगे, तो चूंकि दौड़ सकता नहीं है फ्रिक्शन लेस है, तो क्या कर सकता है छींक सकता है ताकि उसमें मूवमेंट आ सके, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संगीता केंद्र वस्तु के बाहर होता है, किसका हो जाएगा रिंग का, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा रिंग का। कह रहा है 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात 4 और 4:9 है, तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा, गति ऊर्जा क्या होता है हाफ mv², यही होता है ना, यही होता है ना, क्या हो जाएगा यही हो जाएगा इसका बी नंबर 2:3। 6 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, क्या दो तरह का होता है अदिश और सदिश, यानी स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, तो कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन संवेग, इसका क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, सदिश हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन लेता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, देखिए दूरी तो है नहीं, दूरी चाल मंत्र है नहीं, समय है नहीं, तो क्या हो जाएगा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मिनिमम दूरी विथ डायरेक्शन, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट पदार्थ के संवेग अर्थात मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगा, ये बीपीएससी में पूछा गया है।
कौन सा प्राप्त हो जाएगा, क्या कह रहे मोमेंटम यानी एम वी अपॉन वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल, बचेगा क्या एम यानी द्रव्यमान, ऑप्शन सी। 9 हवाओं की ऊर्जा में होती है, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, हवा में हो जाएगा गति ऊर्जा, ऑप्शन बी। 10 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, किसे वर्क करता है वो, तो अपकेंद्रण पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों करता है, आप अगर मशीन में कभी ध्यान से देखे होइएगा, ये मशीन है, इसमें जो प्लेट लगा होता है, इसमें सब वस्तु बाहर की ओर फेंका के टकराते रहता है, क्या हो जाएगा अपकेंद्रण। 11 एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, उसका कारण क्या है, ट्रेन है, ठीक है, यात्री जैसे पीछे सिर पीछे झुक जाता है, कारण क्या है, कारण बहुत सिंपल है कि वो स्थिरता का जरूरत होता है, क्योंकि निचला पार्ट उसका जो है, जो बॉडी संपर्क में आता है वो तो स्थिर रहता है, ऊपर वाला हिल जाता है। 12 एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है, गति ऊर्जा बोल रहा है समान है, यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः XY दूरी XY दूरी पर रुके तो क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 13 नंबर तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का पृष्ठ तनाव या मुक्त तनाव क्या होगा, क्या हो जाएगा ये कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है परवलय वक्र का आकार लेगा, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर कर एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा इसका कि बाहरी पहिया पर उल्टेगा, जी हाँ मैं से टर्न लेता है, जो बाहरी पहिया है क्या होता है उल्टेगा, और दूसरा है कि बाहर की तरफ फिसलेगा, जी हाँ बाहरी पहिया की तरफ उल्टेगा भी और बाहर की तरफ पिछलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है ठीक है, नहीं तो मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगा क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन है। नेक्स्ट त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, यानी एक्सेलरेशन के लिए क्या सही सूत्र है, तो हो जाएगा ए बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी अपॉन टाइम, तो उसमें से फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 16 न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, इससे संबंध किससे है, तो जड़त्व का नियम से। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो आपके हाथ में जो चीज़ है या जो आपके हाथ में पेन है, अगर उसको गिरा दीजिएगा तो आप तब तक गिरता रहेगा जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। नेक्स्ट 17 रॉकेट सिद्धांत, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये किस पे करता है, न्यूटन की तृतीय गति पर, जी हाँ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। 18 पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, कौन सा कारण होता है मेले, तो प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड नियम, जितना जोर से मारता है उतना जोर से रिटर्न भी कर देता है। नेक्स्ट एक समान गति वाला पिंड है, कौन सा पिंड है, तो त्वरित हो सकता है, ऑप्शन बी। 20 नंबर लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है, कब महसूस होता होगा कि वेट खत्म है, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर से नीचे आता होगा, ये आपने झूलना पर भी महसूस किया होगा टावर वाला पे। 21 गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, साधारण सी बात है कि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, ऑप्शन ए। 22 किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा, कहेगा कि उसके अनुसार ही उसी को फॉलो करेगा, नहीं उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है अपकेंद्र बल, क्या कारण है, जैसे देखिएगा, जैसे ये मानिए दूध, ये कढ़ाई में दूध रखा हुआ है, ये जो घूमते रहता है, ठीक है, ये घूमते घूमते क्या दूध टकराते क्रीम अलग हो जाता है, इसको कहते हैं अपकेंद्रन बल। नेक्स्ट एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने पर गेंद का पथ कैसा होगा, तो ये हो जाएगा परवलय, ऑप्शन सी। 25 एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में घुस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है, तो हो जाएगा केवल संवेग यानी मास इंटू वेलोसिटी, ऑप्शन बी नंबर। 26
एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv², ऊर्जा अधिकतम कब होगा? जब वेलोसिटी अधिकतम होगा। क्या कब हो जाएगा? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, क्योंकि ऊपर से मैंने गिराया तो भूमि पर आते हैं तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी बहुत अंतिम आने से पहले मैक्सिमम होगा, तो ये आंसर हो जाएगा भूमि पर पहुंचने से थोड़ा पहले। नेक्स्ट, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो हो जाता है संवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी। 28, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है? तो सभी वस्तु कौन सा हो जाएगा? ये किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, ग्रेविटी जो है सबसे वीक फोर्स यानी सबसे कमजोर फोर्स है। सबसे कमजोर फोर्स कौन है? ग्रेविटेशन। और सबसे मजबूत कौन है? न्यूक्लियर। ठीक है, बस देखिए दोनों विडंबना क्या है, जो सबसे कमजोर है वो बहुत दूर तक लगता है लेकिन वो प्रभाव ज़्यादा नहीं कर पाता है, और जो न्यूक्लियर है वो बहुत छोटे से एरिया में लगता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था न्यूटन ने। कौन सा न्यूटन? आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता, क्योंकि उसका कारण है वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाएगा, तो वही चीज़ जो ऊपर देखा था कि उस पैटर्न को फॉलो करेगा। क्या हो जाएगा? कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, सेम पैटर्न को फॉलो करता रहेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नो अवरोधक या कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है रोकने वाला फोर्स के तौर पे। 32, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? कौन सा पहुंचेगा? तो सभी एक समान गति से पहुंचेगा, यानी सभी एक साथ पहुंचेगा। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है, अगर हवा जोड़ दे ना, हवा में अगर तीनों गति को छोड़ा जा रहा है तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हवा में देखिए सेम क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर से गिराया जाता है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद, तो क्या हो जाएगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा, ठीक है ना, क्या गिरेगा? बाद में। नेक्स्ट, 34, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित होता है। भार क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट, 35, दो गेंद ए बी क्रमशः 10 kg 1 kg की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सही होगा? क्या हो जाएगा? भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, आपको हवा बताएगा, हवा रहेगा तो चीज़ें चेंज होगी। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार तो ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, कहाँ पर होगा? पोल पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर से गुजर। जी हाँ, ये जो पीसा की मीनार है, जो ऐसे भी माना जाता है कि जो कोई बॉडी अगर खड़ा क्यों है, तो मान लीजिए ये कोई कार्टून है समझने के लिए, ठीक है, इसका 2 हाथ 2 गोर पैर, मतलब जो भी है इस तरह से, इसका जो अगर मान लेते इसके नाभिक पास वेट रहेगा तो क्या होगा? इसका हाथ पैर गोर सब क्या बैलेंस रहेगा और ये झुकेगा नहीं। यही एज इट इज यहाँ पर पीसा के मीनार के केस में भी हो रहा है। क्या हो जाएगा आंसर? डी। 38, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा, वो क्या हो जाएगा? तो अब जितना है उसका 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। 39, कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, क्यों रहता है? तो कारण है कि कथन और कारण नहीं एक रहता है, ठीक है। कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है, परंतु कथन जो कारण है कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। कारण क्या है कि 1/6 हो जाता है, ना कि गुरुत्वाकर्षण के वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 39 है, कथन और कारण। कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है। कारण है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। कथन सही है, 1/6 होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण है नहीं के बराबर। नेक्स्ट, 40,
मानव शरीर का भार होता है। तो ऊपर देखे थे मैक्सिमम कहाँ पर हो जाएगा, पोल पर। ऑप्शन हो जाएगा ए 41। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। कारण क्या है, भार क्या होता है mg, जब g 0 हो जाएगा तो m क्या हो जाएगा 0 और द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे क्या करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक एक्सेलरेशन यानी त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। मेनली क्या कारण है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्रमुखी बल। केंद्रमुखी बल ऑप्शन बी। 44, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, देखिए गुरुत्वाचारों में सबसे प्रबल है। जी नहीं, मैंने आपको ऊपर ही बताया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एरिया इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत दूर पर है, लेकिन इसका पावर है वो क्या है, बहुत कम है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर प्रतिक्रिया करता है या लगता है, ये कथन सही है। उसके अलावा जो दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिक जो होता है उसके कारण होता है, ये भी सही है। और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में जो प्रोटॉन और जो केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के धारित के कारण होता है। नेक्स्ट 45, इन पेंडुलम यानी लोलक की काल अवधि निर्भर करता है। तो अगर आपको याद हो तो एक चीज सुना होगा, लंबाई बढ़ जाता है और घट जाता है, ठीक है। ये किस पे निर्भर करेगा, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। जी हाँ, किससे निर्भर करेगा, लंबाई के ऊपर। और आपको इससे भी बेहतर एग्जांपल दिखे जाएगा, जो रेल के पटरी होता है उसके बीच थोड़ा सा गैप रहता है। कारण क्या है कि जब ठंडा आता है तो सिकुड़ जाता है और लंबाई में बढ़ जाता है, और चूंकि लंबाई में गर्मी में बढ़ जाएगा लंबाई, तो दोनों ओवरलैप ना करे इसके लिए बीच में गैप दिया जाता है। 46, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों, सिंपल सी बात है, ये घड़ी है, इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये धीरे धीरे चलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ेगा, सिंपल सी बात है कि कम स्पीड चलेगा। 47, एक लड़की झूले पर बैठी है, ये झूला है, ठीक है, और ये झूला बना हुआ, उसमें ये लड़की बैठी हुई है, ठीक है। कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने पर जो प्रोदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों, देखिए जब ये बैठी हुई है मान लीजिए ऐसे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए इसके क्या है नाभिक पास आ जाएगा, तो ये एरिया कम हो रहा है ना, लेकिन जब ये खड़ा हो जाएगी तो ये सेंटर ऑफ मास अलग हो जाएगा। मेन कारण क्या है, सेंटर ऑफ मास का, तो उसका कम हो जाएगा। ऑप्शन ए। 48, कार्य कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है जब गोला मध्य से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। जी हाँ, क्यों शून्य हो जाएगा, मान लीजिए ये गोला है, ऐसे गया और ऐसे गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं बल्कि मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। दूसरा है हम हर आवर्त में लोलक 2 बार किसी एक विशिष्ट निर्दिष्ट वेग को प्राप्त कर। जी हाँ, यहाँ टॉप पर आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कह रहा है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है। जी नहीं, गति होगा मैक्सिमम, मान लेते हैं ये जो है यहाँ पर आया तो गति मैक्सिमम होगा, लेकिन त्वरण शून्य होगा क्या, जी नहीं, त्वरण शून्य नहीं होगा। कारण है भाई उसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, सी नंबर। अब कह रहा है नेक्स्ट कि समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। जी हाँ, समानता ये कम होता जाता है, क्योंकि कारण क्या है, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से धीरे धीरे वो रुकने लगता है। तो इसका आंसर सही कौन हुआ,
एक सेकेंड, इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन देखा जाए 1, 2, 4, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चलेगा? जब उसकी लंबाई कम होगा। लंबाई कम कब होगा? उसके लिए जरूरी क्या है? तो उसके लिए जरूरी है ठंडा के यानी शीतकाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 50 नंबर, पृथ्वी का प्लाइन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 51, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, जो कि मिनिमम क्या होना चाहिए बाहर जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसके नीचे किसी से भी फेंकेंगे तो वापस आ जाएगा अंतरिक्ष से, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वह पृथ्वी पर वापस गिर जाएगा। 52, चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? तो उस गैस मतलब कि इस पर गैस अणुओं का प्लाइन वेग, ग्रेविटेशन बल्कि प्लाइन वेग उसके मध्य मूल वेग से कम होता है। जी हाँ, जो चंद्रमा पर क्या है उसका जो इसके वेलोसिटी है वो ज़्यादा होता है, यही वजह है कि वो धीरे धीरे वहाँ से प्लाइन कर जाता है। 53, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है ग्रेविटेशनल बल पे यानी गुरुत्व बल पे। 54, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र में प्रतिक्रिया करता है? तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों पे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 55, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयीय पथ यानी इस तरह से में जाने वाले विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस और संचालित होगा? वो किस डायरेक्शन मूव करेगा? तो वो मूल पैराबोला है पथ के साथ साथ, पैराबोलिक पथ के साथ साथ, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होता है, तो क्या हो जाएगा? 24 घंटा। देखिए सिंपल सी बात है, इसको इस तरह से लगाया जाता है तुल्यकालिक का, ताकि वो पृथ्वी के जिस दिशा में उसको सेट किया जाए उसी दिशा को हमेशा बताते रहे, इसलिए वो पृथ्वी जो मतलब पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड है, उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है 57, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होगा? क्योंकि उसको पृथ्वी के पैटर्न को फॉलो करना है तो लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है 58, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। उसका कारण क्या है? कि पैराशूट में पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जी हाँ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, ज़्यादा प्रतिरोध होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 59, गुरुत्वा की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की भार क्या होगा? भार यानी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भार क्या होता है? mg 60। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगा? बढ़ेगा। 61, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, ये मेनली गुरुत्वा के द्वारा। जी हाँ, ग्रेविटेशन ही उसको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी मात्रा में काम करने या काम किया जाने में मदद करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 63, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? क्या हो सकता है? घटेगा। ऑप्शन बी। बल का गुणनफल क्या है? ma मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन बी, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन बी। 65, ऊर्जा का संरक्षण का आशय क्या है? आशय है ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। डी नंबर। 66, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है?
वायु शक्ति में कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन ए गति ऊर्जा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 67 इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया था? ये किया था एडिसन ने, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होता है, चूंकि स्प्रिंग बोल दिया तो स्थितिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन बी। 69 निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? किसे किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। 70 निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो कौन सा है? तो घर्षण बल, ऑप्शन बी। 71 सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसकी उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरीय और घूर्णन गति, सी नंबर। 72 फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? क्या होता है? एक दूसरे के समान, ऑप्शन नंबर ए। 73 पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या है? तो मेनली क्या काम रहता है उसका? कि घर्षण मतलब कि गति घर्षण को बेलन घर्षण में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट 74 नंबर है, दो कथन है, एक कथन और कारण है। कह रहा है यदि पूर्णतः घर्षण ही यानी फ्रिक्शनलेस पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति ला सकता है क्या? दूसरा है कि यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग यानी मास इंटू वेलोसिटी परिवर्तित नहीं हो सकता है। कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये दोनों ही ये और मतलब कि कथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु कथन का जो स्पष्टीकरण कारण सही नहीं दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 75 सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि उसका कारण है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है या नहीं के बराबर होता है। 76 निम्न कथन है, कारण ये देख लिया जाए। कथन कह रहा है भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलयान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कि एक बार मतलब इसका आंसर सी दे रहा है कि एक बार गाड़ी चलने पर उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, यानी किसी चीज को मूव करा दीजिए उसके बाद जो उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। यही इसका निष्कर्ष होगा। 77 एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल R है। जब कार सीधी समतल रेखा पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल का परिवर्तित आएगा। तो क्या आएगा? मेनली तो आ जाएगा R से कम हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन बना तो ठीक, नहीं तो ये यूपीएससी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 98 लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाते हैं। पारा मतलब मरकरी। लोहे का अपेक्षित घनत्व मरकरी से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है ये तो सही है परंतु R क्या है? गलत है। ये बात सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 79 लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका कारण है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है जबकि पारे से कम है, ऑप्शन सी। 80 जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हल्का महसूस होता होगा, तो पानी की सतह से भारी, पानी की सतह से ऊपर भारी होता है और पानी के अंदर हल्का, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 81 एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाए तो इसका जल में भार होगा। क्या भार होगा? तो शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। 82 बादलों में वायुमंडल के तैरने का कारण उनका कम, क्या कम होना होगा? तो डेंसिटी यानी घनत्व, ऑप्शन डी। 83 समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर दिखता है? तो कितना दिखता है? 1/10। इसमें ध्यान ये रखना है कहीं समुद्र मिलेगा, ठीक है, और कहीं आपको तो क्या दिखेगा? तो फ्रेश पानी। तो समुद्र है चूंकि मतलब नमकीन पानी है तो नमकीन में
1 बटा बाहर रहता है और बाकी 10 मतलब कि 1 ऊपर रहता है और 10 नीचे रहता है। 84 पानी के एक गिलास में बर्फ के एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी। 85 जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या हो जाएगा? देखिए नदी ये हुआ फ्रेश वाटर, ठीक है, ये क्या है? फ्रेश वाटर, जबकि सागर जो है यह है सलाइन वाटर यानी नमकीन वाटर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? तो कुछ ऊपर उठ जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कारण क्या है कि चूंकि इसका डेंसिटी पानी ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। 86 मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बिल्कुल तैर रहा है, इसका मतलब पानी घनत्व से क्या है? कम है। नेक्स्ट 87 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर बुलबुले के अंदर का दाब कम है तब तो टिका हुआ, ज्यादा होगा तो फट ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मतलब वायुमंडलीय दाब से कम है। क्या है? वायुमंडलीय दाब से नहीं, ये नहीं होगा, अधिक होगा। क्या हो? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर ए होगा। सिंपल सी बात है, देखिए जब तक ये ज्यादा दाब है, ठीक है, तब तक अगर मानिए कम होगा तो क्या करे? ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको दबा देगा। इसमें ज्यादा प्रेशर है इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको अभी तक झेल रहा है। 88 यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटना होगा? तो घटना होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। कारण क्या है कि छोटा के पास ज्यादा प्रेशर है, बड़ा के पास कम है, तो प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर चला जाएगा तो ये छोटा वाला और छोटा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। 89 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला या मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण क्या है? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन, कि कोई भी लिक्विड है ना उसका मतलब कि क्या होता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है अपने आप को कम से कम एरिया को घेरने में। तो सबसे कम एरिया जो सर्कल है उसी में गोलाकार में ही घेरा जाता है। अगर ये मानिए स्क्वायर बना दिए तो ज्यादा एरिया ले लेगा, एक स्क्वायर में कितना सर्कल आ सकता है? मतलब सीधा सीधा रखना है, कम घेरने कारण है कि कम से कम वो सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को गोलाकार कर लेता है। टॉपिक जो है ऊष्मा एवं उसकी गति की संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? किसे बुझाया जा सकता है? उबलता हुआ जल से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन कारण नहीं होता है? तो नहीं जो होता है वो मेनली उबलता जल में होता है। जी हाँ, भूमि और समुद्री मंद पवन से ये भी होता है। वल भट्टी के चारों ओर वायु के परिसंचरण से ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, कि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन 3 नंबर। ऊष्मा हानि बराबर क्या होता है? ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? इसका निरूपण जो होता है वो कैलोरीमिति का सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी। केल्विन तापमान और सेल्सियस तापमान के बीच सही संबंध में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा तापमान यानी केल्विन तापमान बराबर होता है सेल्सियस तापमान प्लस 273.15। ऐसे 273 लिखा रहेगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? क्या हो जाएगा? 104। नेक्स्ट है 8 नंबर,
कि हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। यानी ये दोनों कथन तो सत्य है, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 9। कह रहा है नीचे दिए गए असर्शन यानी कथन और उसका कारण भी दिया गया। देखते हैं। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण है कि ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये देखिए दोनों सही कथन है, परंतु उसका व्याख्या इसका भी क्या दे रहा है? गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 10 नंबर। जब सीले बिस्कुटों के टुकड़े जब सील बिस्कुटों के थोड़ी देर तक के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुर हो जाता है। उसका कारण क्या है? मेन कारण मॉइस्चर होता है। क्या होता है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यानी ऑप्शन बी होगा। 11। तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबद्ध मामला है? ये जो समानता है ऊर्जा के संरक्षण से, यानी एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय के रिलेशन से है। 12। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन यानी डेंसिटी यानी आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा पहले घटता है तब बढ़ता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि 4 डिग्री गर्म हो रहा है, 0 से 4 पर जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस चीज़ को वाटर फॉलो करता है। 13। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। क्या कह रहा है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करता है। तो किस पे करता है? अपने आसपास के तापमान पर। जी हाँ, इधर टेम्परेचर हमेशा किसे फॉलो? हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इस तरह टेम्परेचर भी कम से ज़्यादा वाला की ओर जाता, ज़्यादा से कम की ओर आएगा। तो हमेशा अपना आसपास के वातावरण को देखेगा। 14। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप जल से अधिक कष्टदायक होता है। क्यों? इसका कारण है कि भाप के पास गुप्त ऊष्मा होता है। कितना होता है? गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन सी। 15। निम्न में से किस में संवहन होता है? संवहन किस में होता है? तो गैस और द्रव में हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर। 16। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कब अवशोषण करेगा? जब वह काला और खुदरा हो। जी हाँ, जो खुदरा सरफेस होता है वो ज़्यादा ऊष्मा हीट करता है और काला तो आप जान ही रहे हैं। 17। सापेक्ष आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये परसेंटेज में। ऑप्शन सी। 18 कह रहा है भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जमने पर उसका क्या होता है? पानी का फैलाव होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 19। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पे वही होता है, ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी -40 डिग्री सी। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको लगता है वो सर कैसे बराबर हो सकता है? क्या कह रहा है? वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए फार्मूला क्या होता है? C/5 = F-32/9 ये होता है ना, फार्मूला तो यही होता है जो आपको कई बार बताया गया। अब इसमें से क्या मान लीजिए C = F, यही क्वेश्चन कह रहा है ना, तो C की जगह F को पुट कर दीजिए, F की जगह C को पुट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर C की जगह F को पुट कर दिया, तो यहाँ पर F डाल दिया है। मान लीजिए F है, क्या हो जाएगा? 9F, तो 9F बराबर हो जाएगा 5F माइनस 132 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 160 आ जाएगा। जब इसको इधर ले जाकर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4F बराबर 160 माइनस में 160 माइनस में जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 40 डिग्री माइनस फ़ारेनहाइट में आपको आ जाएगा, नहीं इक्वल पर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 20 क्या है? निम्न तापमान जिसके द्वारा मापा जाता है, निम्नतम तापमान यानी लोएस्ट टेम्परेचर, ये मापा जाता है अल्कोहल थर्मामीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्म यूनिट है किसका है? तो ऊष्मा का। ऑप्शन बी हो जाएगा। परम शून्य ताप यानी परम शून्य ताप क्या है? तो ये है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को मान लिया गया, मतलब सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया ये शून्य होगा। 23 नंबर थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो थर्मोस्टेट यानी
किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित करता है, यानी थर्मोस्टेट मतलब कहते हैं थर्मोस्टेट यानी स्वनियंत्रित करना। 24 ये कथन और कारण है, कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही ताप पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है कि तांबे का घनत्व, देखिए घनत्व दे दिया, कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोनों सही है कथन और कारण। ठीक है, ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ये घनत्व के कारण नहीं होता है। 25 डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो किस पे होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, वाष्पन शीतलन पे, ऑप्शन सी। 26 गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि कारण क्या है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन बी। 27 वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। जी हाँ, हमारा ब्लड का जो इंटरनल प्रेशर है ये बाहर के प्रेशर से क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट है 28 नंबर, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातें से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में उष्मा का विकिरण को रोकता है। जी हाँ, जो बाहर जाता है हीट उसको रोक देता है, और यही वजह है ग्लोबल वार्मिंग का भी, कि हीट को बाहर जाने नहीं देता है। 29 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कैसे ठंडा किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने पे, ऑप्शन बी। 30 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, अगर इस आंसर पे किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं विथ करेक्ट आंसर। मोस्ट वेलकम टू योर कमेंट। और कोई डाउट हो तो 30 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, ये तो सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है, नहीं। एयर कंडीशनर तो करता है, लेकिन कूलर ह्यूमिडिटी को नियंत्रण नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है ना। दोनों वायु की गति को नियंत्रित करता है, ये नहीं सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 31 जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? रिपीटेड है क्वेश्चन, वही रहेगा। 32 शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चल सकते हैं, क्यों? उसका कारण है कि श्वसन की दर को घटा देता है। जी हाँ, उसमें जो फल रखा रहता है उसका ऑक्सीजन रेट को, मतलब रिस्पिरेशन रेट को कम कर देता है। नेक्स्ट 33 यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल तौर पर याद कीजिए, जब आपके घर में रोटी बना हुआ तावा होगा तो उस पर गलती से थोड़ा सा पानी पड़ता होगा तो छन छन आवाज करता है, तो वो क्या करता है? वो ऑपरेशन रेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये कथन सत्य है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी कथन सत्य है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, जी नहीं। आप याद कीजिए, बादल जब लगा रहता है, ठनकता है तो क्या होता है? ध्वनि का वेग बढ़ ही जाता है, तो यानी ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से ध्वनि में वेग प्रभावित नहीं होता, ये तो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड से रिलेटेड। चलिए हम लोग इसको भी निपटा देते हैं साथ ही साथ। वन क्वेश्चन है, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कितना हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। 20 से कम रहा तो सुन नहीं सकता मनुष्य, 20 से 20,000 तक रहा ये मनुष्य के सुन सकता है, ये ध्यान रखना है। 2 नंबर है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि तरंग हम लोग जानते हैं कि उसके लिए माध्यम चाहिए, और निर्वात में
निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। ठीक है, देखिए ये ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा निर्वात है, जब निर्वात हो ही गया तो उसमें कुछ भी रख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर है, मनुष्य की श्रवणता की सीमा क्या है, तो हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, कौन होती है, अवरक्त किरण, ऑप्शन सी। 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकता है, तो किस में नहीं जा सकता आर पार, निर्वात में, चूंकि उसको ध्वनि के लिए क्या चाहिए, माध्यम, निर्वात वैकेंट होता है, इसमें नहीं जा सकता है। 6, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी, कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह है तो 16.5 मीटर, ऑप्शन डी। 7, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना है, तो यह है 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। 8 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है और ध्वनि शैलों से केवल अनुदैर्घ्य प्रस्थानता तरंगों के रूप में ही क्या होता है, परिगामी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, ऑप्शन केवल बी सही है। यानी ध्वनि क्या कह रहा है, ध्वनि शैलों से केवल अनुदैर्घ्य प्रस्थानता तरंग के रूप में ही परिगामी होता है, तो ये हो जाएगा। 9 नंबर क्या है, प्रासरव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति क्या होता है, तो ये हो जाएगा 20,000 से अधिक वाले हर्ट्ज वाले। 10, लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगा, तो ये हो जाएगा मतलब कि सॉलिड में, तो हो जाएगा यहाँ पे लोहा। 11, करा, ये देखिए माध्यम है और ध्वनि की चाल हम लोग जानते हैं, सॉलिड में ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड गैस में, फिर लिक्विड और फिर लिक्विड, फिर गैस में, फिर निर्वात में तो जाता ही नहीं है। तो आप देखिए पहला क्या है, जल, ये हो जाएगा लिक्विड, इस्पात ये हो जाएगा सॉलिड, नाइट्रोजन एक तरह से गैस, तो पहले क्या हो जाएगा सॉलिड नहीं, अवरोही क्रम बोला है ना, यानी हो जाएगा पहले गैस में, फिर जल में, फिर सॉलिड में, ऑप्शन बी। 12, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, तो वह अल्ट्रावायलेट रे निकालता है और उन्हें उसके द्वारा निर्देशित करता है, यानी पराध्वनिक तरंग के माध्यम से, ऑप्शन डी नंबर। 13 नंबर है, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु यानी गैस, जल यानी लिक्विड और इस्पात यानी सॉलिड में ध्वनि की गति होगा, सर्वाधिक किस में गति होता है, सर्वाधिक हो जाएगा ऑप्शन ए सॉलिड में होगा, फिर वाटर है जो लिक्विड हो जाएगा, फिर ए जो है गैस है, यानी ऑप्शन ए नंबर। 14 का है, कथन है और कारण है। कथन कर रहा है, समुद्र तट के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की अधिक चाल होगी। दूसरा कह रहा है, ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा और क्या है सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कितना होता है, तो 30 डेसिबल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 16, कथन और कारण है, देखा जाए। कारण, अनुरण विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। दीवारों, छत एवं धरातलों से अपवर्त्य ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। क्या हो जाएगा, तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है, और इसका मिनिमम दूरी जो होता है 16.5 मीटर। नेक्स्ट, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, क्या कह रहा है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्ति वाला होता है। जी हाँ, सारेगामा वाला। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होता है और स्वर नी की आवृत्ति
512 होता है। क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सही है। 18 ध्वनि का तारतम्य पिच यानी किस पे निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे। ऑप्शन ए। 19 मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होता है? तो मनुष्य कहां से कहां तक सुन पाता है? अच्छा, अनुभूति क्या हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, अदर वायु में ध्वनि का वेग सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होता है। अदर वायु में ध्वनि का वेग सूक्ष्म की तुलना में अधिक। इसको इसे देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि लिक्विड गैस हो जाएगा और ह्यूमिडिटी वाला अदर हो जाएगा लिक्विड में। तो किस में अधिक होगा? तो अदर वायु में क्यों अधिक होगा? कारण है कि सूक्ष्म वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी। 21 ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? ध्रुवन यानी पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। 22 ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाएगा? माइक्रोफोन के माध्यम से। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो कितना है? 60 डेसिबल यानी ऑप्शन बी। 24 डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आप बता दीजिएगा। 25 पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकता है। जी हाँ। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकता है। जी हाँ, जो बहुत महंगे कपड़ा आता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। यह सही है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकता है। ये तो आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा फिल्म में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, 26 ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किस में हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर धातु दे रखा है तो सॉलिड में हो जाएगा। 27 निम्न द्रव्यों में से ध्वनि का सबसे तेज यात्रा करता है। किस में करेगा? सॉलिड में, स्टील में। शिकार, परभक्षियों और या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन अपना किस परिघटना का प्रयोग करता है? ध्वनि का ही प्रतिध्वनि निर्धारण। जी हाँ, ध्वनि मतलब वापस जो आता है उसे पता लगाता है कहाँ चीजें हैं। देखिए, आपको चमगादड़ तो याद ही होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? एडिशनल में डॉल्फिन भी यही काम करता है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो कितना है? 45 डेसिबल। ऑप्शन ए। 30 रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमत स्तर है वो कितना रहता है? तो 45 डेसिबल। 31 एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रम ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी। ऑप्शन ए। 32 चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते हैं? कारण है कि वहां पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी। 33 म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है? ध्वनि का अवशोषक बनाया जाता है। अगर आपने सिनेमा हॉल में गया होगा तो जो दीवार होता है उस पर जालनुमा लगा रहता है। 34 निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो सॉलिड, देखिए सॉलिड कौन सा है? लोहे की छड़। ऑप्शन बी। 35 ध्वनि तरंगे है कैसा है? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है। 36 निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका नहीं पड़ता है? मेनली ये नहीं पड़ता है प्रेशर का। ऑप्शन ए। बाकी ह्यूमिडिटी पड़ता है। तापमान आपने देख चुका 20 डिग्री वाला पर, और डेंसिटी तो देखा ही है। नेक्स्ट है 37 नंबर। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर
पटरियों पर रखकर मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़ा की आवाज सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई पड़ता है। कारण क्या है? 2 बार सुनाई पड़ता है। ये चीज आपको बादल में भी दिखेगा, जब बादल गरजता है और बिजली चमकता है। ठीक है, सेम फेनोमेना अप्लाई होता है बट कंडीशन अलग है। क्या कारण है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इस्पात में क्या ज्यादा होगा? तो जब स्टील टकराया, इस्पात है लोहा, वो मतलब कि पटरी पर टकराया तो आवाज आया, और जब साउंड गया एयर में तो एयर के माध्यम से भी आया, तो इस्पात में वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है 38, मनुष्यों के लिए शोर की ससीमा करीब करीब है, यानी कब कह सकते हैं कि शोर बदल चुका है? तो 85 डेसिबल, ऑप्शन बी। 39, पराध्वनिक विमान किस प्रघाती तरंग को पैदा करता है? किसको करता है ये? ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि बूम को। और इस सेट का नहीं, इस सेट का और क्वेश्चन है। 40 नंबर है, 100 डेसिबल का शोर का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो किसके लिए होता है ये मेनली? तो मान लिया जाए कि कारखाना के लिए 100 आता है, और 110 के आसपास आता है किसका? डीजे का। डीजे वाला बाबू ये 110 पे चलते हैं। 41, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है। तो मेनली किसके कारण? तो ध्वनि की गुणवत्ता के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ध्वनि के स्रोत एवं परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो कितना होना चाहिए? 16.5, जो लगभग आपको दे रखा है ऑप्शन में 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है तरंग से रिलेटेड है, वेव से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, अवरक्त, दृश्य और परावैंगनी विकरणों प्रकाश के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकरणों या प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जो नहीं है, कौन सा नहीं है? पहला देखते हैं, परावैंगनी विकरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ये बातें सत्य है। दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। विजुअल्स ये भी सत्य है। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होता है। ये कथन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी की फोटोन ऊर्जा कम होता है। यह भी कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे सामान्यतः संचारित की जाती है। यह किया जाता है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। 3, टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि उसका कारण है कि एंटीना छोटा होता है। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। और तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देता है। यानी एक तो ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरा उसको डायरेक्शन डेविएट कर देता है, और तीसरा छोटा होता है। यानी तीनों ही कथन ये सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? यानी यांत्रिक तरंग कौन सा है? तो ऑप्शन सी, साउंड वेव, ध्वनि तरंग है। 5, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन? कि वे प्रकाश चुंबकीय तरंग है। ये कथन गलत है। बाकी है, तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, यह अधिक ऊर्जावान होता है, आवेशित कण से बनी होता है, और यह सूर्य से उत्पन्न होता है। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते? शून्य मतलब निर्वात, तो कौन सा नहीं कर सकता है? तो साउंड वाला, यानी ऑप्शन सी। 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में किया जाता है? क्या जाता है? अवरक्त किरण का, अवरक्त तरंग का, ऑप्शन सी। 9 नंबर, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अवरक्त किरण के माध्यम से, ऑप्शन ए। 9 नंबर है, परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो इसका अपेक्षा कारण है अवरक्त किरणें, ऑप्शन ए। जल
उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? इसका किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणु नाशक के रूप में, ऑप्शन बी। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है, यानी किस प्रकार का एक्स किरण है? यह है ऑप्शन सी प्रत्यास्थ। कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक क्या होता है? अवशोषित कण होता है, ऑप्शन ए। 13 है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 14 एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? नहीं, चुंबकीय किरण किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो किस लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, बी नंबर है। 16 निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा? तो ये हो जाएगा आपको गामा किरणें का, ऑप्शन सी। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो ये एक्स किरण, ऑप्शन डी। 18 है दो उत्तोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये कोई वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ के बीच का ऐसे नहीं, एक्चुअली ऐसे रहता है, ठीक है, 1 2, मतलब इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ये वेवलेंथ हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या कहा जाता है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। एक सवाल और बनता है कि इसमें कितना होता है? तो 2 श्रृंग और 2 गर्त होता है, टोटल 4 अलग अलग होता है। नेक्स्ट 19 नंबर और इस सेट का आखिर है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होता है? ये किस पे पार्ट होता है? आयन मंडल से। जी हाँ, किससे होता है? आयन मंडल से, जो चौथा मंडल है उससे परिवर्तित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिक्स। कौन देखने वाले हैं? ऑप्टिक्स। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आपके एग्जाम में भी होगा, ऐसा मान के चलिए। 1 नंबर, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए लाल दिखाई देता है। ऐसा होने के कारण क्या है? देखिए, कलर दिखाई देना ना, या पहले या बाद, ठीक है, ये सब किसका कारण है? तो अपवर्तन का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता है, टोटल कितना मिनट दिखता है? तो 4 मिनट। नेक्स्ट 2 नंबर, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तथा इसकी शक्तियां यानी क्षमता निम्नलिखित में से कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/, मतलब डायोप्टर होता है 1/, मतलब 1/m डायोप्टर होता है, मीटर में होता है डायोप्टर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लस 0.02 डायोप्टर, चूंकि ये उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा। 3, यदि पराबैंगनी दृश्य तथा अवरक्त किरणों के तरंग दैर्घ्य क्रमशः लैम्डा यूवी, VIS और IR दर्शाया गया, तो इन तरंग दैर्घ्यों के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 4, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उस प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होता है? होता है उत्तल लेंस की फोकस की 4 गुनी। ऑप्शन हो जाएगा सी। 5, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम अर्थात डेंसर से रेयर माध्यम में गमन करती है तो क्या हो जाएगा? इसका चाल बढ़ जाता है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन ए। 6, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? कारण है कि हरे रंग का प्रकाश को हमारी आंखें प्रवर्तित करती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्लेन मिरर का क्या होता है? इनफाइनाइट। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना
कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायता होती है कि प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश का दो अथी है ना कैरेक्टरिस्टिक, एक है मतलब कि कण की तरह, दूसरा वेव की तरह। तो ये मेनली डिपेंड करता है किस पे, पोलराइजेशन पे यानी ध्रुवन पे, ध्रुवीकरण पे। ऑप्शन बी हो जाएगा 9। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन और परिक्षेपण। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 10। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस दी हो जाएगा आभासी और सीधा। ऑप्शन बी। सीवी रमन, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन सी। 12। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कपानी, नरेंद्र कपानी। 7। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? कम से कम आधा होना चाहिए। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी नंबर पे है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। 14। प्रिज्या से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक डाइवर्स यानी विचलन करता है, यानी स्कैटर करता है? कौन सा करेगा? तो ये हो जाएगा बैगनी। और सबसे कम कौन करेगा? तो लाल। इसलिए लाल सबसे कम करता है विचलन, इसलिए रेड सिग्नल में क्या किया जाता है, उसको सिग्नल में उपयोग किया जाता है। 15। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके अनुसार? तो तरंग दैर्घ्य से। कभी कभी आपको ताप भी ऑप्शन मिल सकता है, तो वो भी ध्यान देना है। 17। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी। 18। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? यह वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी। 19। मृग मरीचिका बनाने वाले परिघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 20 नंबर। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखा जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और ये आपको कहाँ दिखता है? तो ट्रक के साइड मिरर में आपको ये दिखेगा, ताकि बराबर चीज पे छोटा दिखता है। 21। चक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होता है। चक्षुष प्रदर्श एकक में जो प्राथमिक रंग होता है वो होता है नाला, ला यानी नीला, हरा, लाल। दिखा नाला, नीला, हरा, लाल। 22। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिदर्शी। ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी। प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। 24। ल्यूमेन एकक है, ये कहाँ दिखेगा आपको? तो ज्योतिष फ्लक्स में। ऑप्शन ए। 25। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? क्योंकि वो इधर उधर बिखरता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, और तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होने से क्या होता है? इसमें विचलन स्कैटरिंग नहीं होता है। नेक्स्ट 26। इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका सिद्धांत है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी। 27। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी हायर एनर्जी किस में हो जाएगा? तो नीला प्रकाश में। ऑप्शन ए। 28। वाहन से पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मतलब वाहन तो बहुत बड़ा आता है और हमें चाहिए किस में? इतना छोटा सा मिरर में। तो हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, कौन सा हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण। 29। संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? तो ये दृश्य क्षेत्र में। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके ट्रांजिशन पर आधारित होता है?
यानी संक्रमण पर किसके आधारित होता है ये? तो ये होता है सीजियम, ऑप्शन बी नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? तो पराबैंगनी किरणें से, ऑप्शन सी नंबर। और कौन मंडल करता है? तो समताप मंडल। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको भी देख ही लिया जाए। ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा, उसको भी देख लिया जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक है। कह रहा है कॉपर के एक तार की त्रिज्या r तथा लंबाई l है, इसका प्रतिरोध r है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या 2r तथा लंबाई l/2 हो तो इसका तार का प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन डी r/8। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। 3 रेखीय प्रतिरोध 1 2 3 है, धारा I तथा वोल्टेज V के ग्राफ को दर्शाएगा, यानी V है और I है। क्या हो जाएगा? इसमें क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो I 1 2 3 इस तरह से इसका प्रतिरोध बनेगा, ऑप्शन बी नंबर। 4 नंबर, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी। 8, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जल जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? जो वाट दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दीजिए और जितना घंटा जला उसको लिख दीजिए, बटा 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 और 1 3, यानी टोटल कितना बचेगा? 2 यूनिट, ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये 2 यूनिट आएगा, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? 5 बल्ब लगातार जल रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बल्ब में 2 यूनिट, तो 5 बल्ब में 10 यूनिट, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा? इसको अलग अलग तोड़ते चल जाइएगा, तो आपको मैं 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 7 नंबर, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो मेनली इसमें क्या मेजर किया जाता है? तो मेनली वोल्टेज देखा जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 8, एक मकान में 2 बल्ब में एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है या चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा, यानी हाई रेसिस्टेंट होगा? ये हो जाएगा मंद वाले। क्या हो जाएगा? मंद वाले में ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोधकता होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। 10, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी। 11, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, क्या होता है? उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक। जी हाँ, अगर फ्यूज में गलनांक नहीं होगा तो तब तो बात ही खत्म है, तब तो जल ही जाएगा, इसलिए गलनांक होना अनिवार्य है। निम्न। 12, निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? क्या हो जाएगा? डी नंबर। 13, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके माध्यम से? तो रेक्टिफायर, ऑप्शन डी, रेक्टिफायर के माध्यम से। 14, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्यतः होता है आर्गन और मरकरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्गन और मरकरी वेपर, ऑप्शन सी। 15, यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तो उसकी लंबाई के आधे भाग का पुनः ढाला जाता है, तो R का नवीनतम प्रतिरोध क्या होगा? क्या हो जाएगा? R/4, ए नंबर हो जाएगा। 16, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? तो अंतर है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करता है। ये कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होता है। ये बातें सत्य है नहीं, ये बातें असत्य है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बी गलत है, ये खत्म। और देखते हैं LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा लेता है, यानी ये सही है।
1 और 3 सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? घट जाएगा। क्योंकि अर्धचालक है ना, उसका जो पी एन डायोड होता है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जब गर्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मतलब नज़दीक आने लगता है, तो फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा उसका प्रतिरोध। 18 प्रतिरोध आर का एक तार एन बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समानांतर श्रेणी पैरेलल में क्या किया जाता है? समायोजन मतलब जोड़ा गया, तो समायोजन यानी टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा उसका? प्रतिरोध, तो उसका हो जाएगा R/N²। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी नंबर। 19 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो क्या जाता है? प्रेरित धारा को, ऑप्शन सी। 20 हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम है, यानी हार्ट बीट का, ये कौन सा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी नंबर। 21 मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध को परिमाप को की कोटि क्या है? यानी जब ड्राई रहता है तो क्या रहता है? ये रहेगा 10 to 6 ओम, 10 to 6 ओम। 22 नंबर ट्रांसफर प्रयुक्त होते हैं, कहाँ पर दिखता है आपको ये? एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने में, अप एंड डाउन करने में, ऑप्शन डी। अब आखिरी टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। और कौन सा टॉपिक है? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, जो छोटा टॉपिक होगा, उसके बाद देखेंगे बायो। नेक्स्ट, किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो मेनली क्या होता है? चूंकि नाभिकीय रिएक्टर है तो क्या हो जाएगा? विखंडन का सिद्धांत होगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय नियंत्रित, हाँ, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन होगा, ऑप्शन डी। 2 नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 3 यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलो वोल्ट के विभवांतर यानी पोटेंशियल से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा होगी कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। 4 निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? तो जो नहीं करता है वो है मोमबत्ती, बाकी लेजर करता है, प्रकाश ऊषक डायोड करता है और टेलीविजन करता है, तो मोमबत्ती नहीं करता है। 5 हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया है। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का अभिज्ञान हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 एसी जनरेटर यानी किसी एसी जनरेटर या जनित्र तथा डीसी जनित्र यानी जनरेटर के मूलभूत अंतर यह है। बेसिक अंतर क्या है उसमें? एसी जनरेटर में सर्पी विलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में द्वि परिवर्तक होता है, दिक् परिवर्तक होता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट 7 निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला घटना है प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। जी हाँ, परमाणु लगातार फैल रहा है, ये तो सही है। पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल को विकुचित यानी वर्प करता है। उपरोक्त में से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षित के समान सिद्धांत या के भविष्य कथन कौन सा या कौन से हैं जिसका या जिनकी प्राय समाचार पत्रों में माध्यम से विवेचन होता है? तो होता है 1 और 3 का, ऑप्शन सी। देखिए कथन तो सही है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार ये तो चूंकि लगातार ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, ये तो बहुत ये मतलब नॉर्मल कंडीशन हो चुका है, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार 1 और 3 कथन सत्य है। 8 नंबर है पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? ये हो जाएगा प्रस्फुरक गणक के द्वारा, प्रस्फुरन गणक, ऑप्शन सी। 9 निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होता है? निम्न जो विकिरण है उसमें सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होता है? तो एक्सरे में, ऑप्शन
बी हो जाएगा। 10 सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है फ्यूजन से, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन या हीलियम इस तरह से, तो ये होता है फ्यूजन, नहीं फ्यूजन से, ठीक है, यानी नाभिकीय संलयन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। 11 तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे करता है? नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। ऑप्शन ए 2 सही है, तो ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12 सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। 13 एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, सोलर सेल, ऑप्शन ए। 14 सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत का जनन करती है डायरेक्ट ट्रांसफर से, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणें का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है। इसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यही कथन सत्य है। आप में पूछेगा इतना कथन, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ये क्या जाता है? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन। 16 फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल से। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन के। 19 कथन पर विचार करने। नाभिकीय रिएक्टरों में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक क्यों संभव है? उसका कारण है कि प्रत्येक विखंडन में अपेक्षित अधिक न्यूट्रॉन विमुक्त होता है। जी हाँ। और दूसरा कि न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत समाप्त हो जाए, तुरंत हिस्सा नहीं लेता है। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जा सकते हैं, यानी 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 20 परमाणु रिएक्टर एक है क्या? आणविक भट्ठी। क्या है? आणविक भट्ठी। 21 नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा कि वह भारी नाभिक को विखंडन में सिद्धांत प्रकार करता है। ये गलत है। साधारणतः उसकी टोक मैग डिजाइन किया जाता है। ये सही है। वह बहुत अधिक ताप पर कार्य करता है, यानी ये दोनों एक और क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 2, 3 उसका सही था। 22 नंबर नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। दोनों बेसिकली अंतर क्या है? अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है, ठीक है, जबकि परमाणु बम चलते ही जाता है। 23 आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधीय नैदानिक और उपचार के प्रभाव उपकरण के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटोप्स। ऑप्शन सी। क्या है? रेडियो आइसोटोप्स। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो है थोरियम। क्या है? तो थोरियम। फेमस कौन सा थोरियम के लिए? केरल। 25 निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो नहीं होता है, कैल्शियम का नहीं होता है, बाकी यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है। ऑप्शन सी। 26 किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेड, इसका नहीं होता है, बाकी यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम होता है। आंसर डी। न्यूक्लियर बम बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बम बनाने में? तो किया जाता है यूरेनियम। ऑप्शन बी। 28 हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका संबंध है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया से। क्या है?
अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी। 29 संवर्धन इनरिच यूरेनियम होता है। ये क्या होता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी मतलब यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, यानी उसको इनरिच्ड किया जाता है बाद में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा आंसर होगा इसका, ठीक एकदम सिंपल। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए भारत को थोरियम की नाभिकीय ऊर्जा में भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? मतलब सीधा सीधी है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे लाभकारी है। तो देखिए चूंकि भारत के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना है, प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है। जी हाँ, भारत के संदर्भ में तो विशेष रूप से भारत में बहुत ज्यादा है, ठीक है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। पहला कंडीशन ये भारत में बहुत ज्यादा है, दूसरा एनर्जी इसका प्रति यूनिट एनर्जी ज्यादा है, तीसरा थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अवशिष्ट उत्पादित करता है। यह जी हाँ, ये तीनों कथन सत्य है, तीनों कथन सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो नहीं आता है, थोरियम आता है, यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, तो कैडमियम नहीं आएगा, ऑप्शन ए। 32 अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए जो यूरेनियम में यूज नहीं किया जाता है, मतलब एनर्जी में, तो कौन सा हो जाएगा? क्रोमियम। बाकी तीनों है, बेरिलियम भी है, मोनोजाइट भी है और यूरेनियम थोरियम भी है। 33 भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो प्रथम कौन था? तारापुर। कौन था? तारापुर है कहां पर? नरोरा कहां पर है? नरोरा यूपी, कोटा दिख रहा है राजस्थान में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। 34 ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में संबंध है, ये सभी भारतीय शोध रिएक्टर है, ऑप्शन ए। 35 भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? यूरेनियम। देखिए ऑप्शन देख लीजिए तो आपको लग जाएगा, गैस होल तो 500 होता नहीं है, तो ऑप्शन डी आसानी से निकल जाएगा। 36 भारत में भारी जल यानी हेवी वाटर बनाया जाता है, कहां पर? ट्रॉम्बे में। 37 एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? हमारे एग्जामिनेशन में तुम्हारा क्या कार्य है? वही है कि न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, ऑप्शन ए। 38 यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी लास्ट प्रोडक्ट? तो ये हो जाएगा आपको सीसा, ऑप्शन ए। ये अब अंतिम आ चुका है, अंतिम 2-3-4 क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो नहीं है वो जर्कोनियम नहीं है, बाकी एस्टोटाइन, ट्रिटियम और फ्रेंसियम है, आंसर डी। 40 निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? कौन किया जाता है? 235। 41 रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? अल्फा बीटा गामा, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को, ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट एक ब्रीडर रिएक्टर हुआ है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितने वह जलता है, यानी जो विखंडन करने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितने वो जलता है, यानी 1 ग्राम जला तो 5 ग्राम उत्पन्न किया। नेक्स्ट है 44 दैली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? इसका संबंध किससे है? तो है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, ऑप्शन बी। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ये होता है विद्युत ऊर्जा को। फ्रेंड्स ये आखिर क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बताना है कि पहले केमिस्ट्री का मैराथन लाए
या बायोलॉजी का, जो आप कमेंट कीजिएगा यकीन मानिए पहले वही आएगा। तो क्या है नेक्स्ट है प्राकृतिक में सबसे अधिक सशक्त बल है। तो आज मुझे लगता है कि आज इस पे चर्चा हुआ था। तो ये कौन हो जाएगा, न्यूक्लियर बल यानी न्यूक्लियर फोर्स। तो ऑप्शन सी। और सबसे कमजोर है चुंबकीय, वीक फोर्स कौन है, चुंबक सबसे कमजोर। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।